हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम यूनिट नंबर 5 में जब हमने 2 सेक्शन डिवाइड बताए थे आपको, एसिड्स एंड बेसेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इसमें हम पढ़ रहे थे एसिड्स एंड बेसेस। जैसे कि आपको पता है कि आरएनएस और आरएनएस के बाद में जो ब्रोंस्टेड-लोरी जो थ्योरी दी गई, इन दोनों थ्योरियों के अंदर एक कॉमन सी बात की गई कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और फर्दर अगर OH- देते हैं तो वो आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस हैं। जबकि ब्रोंस्टेड-लोरी ने ये कहा कि जो H+ लेते हैं वो बेस हैं। और द लक्स फ्लड सॉल्वेंट सिस्टम एंड लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो देखिए, अब हम जो पहुंच रहे हैं वो आरएनएस कॉन्सेप्ट के बाद में ब्रोंस्टेड-लोरी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। देखिए, ये आपका जो पीपीटी है, इसमें देखिए ये एसिड और बेसिस के अंदर आरएनएस कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, और उसके बाद में हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे। लिमिटेशंस में इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू एक्वस सॉल्यूशंस फॉर द एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ड्राई सेल शैल नॉट एक्ट एज एन एसिड। अर्थात पानी में घुलना बहुत असेंशियल है, पानी में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर असेंशियल है। कोई भी ड्राई अगर HCl भी होगा तो उसमें H% होगा तो भी वो एक्ट नहीं कर रहा है एसिड की तरह, क्योंकि वो ड्राई है। इससे पता लगता है कि ये असेंशियलिटी जो होती है कि पानी में घुलना ज़रूरी है, पानी की प्रेजेंस में ये आवश्यक नहीं होती है, परंतु ये इसकी कमियां भी हैं। The concept does not explain acidic and basic properties of acid and bases in non-aqueous solvents respectively। हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे CO2, NO2, CO2, SO2, NH3, ये सभी इस प्रकार इसके जस्ट बाद में जो यूनिट आएगा उसमें सब चीज़ों का उल्लेख किया जाएगा कि किस प्रकार से ये जिसमें हाइड्रोजन और जो क्या बोलते हैं पानी के अलावा भी कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें जिन विलायकों में अन्य घोले जाते हैं, तो ये विलायक की तरह जो कार्य करते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरह कार्य करते हैं। इनकी भी एसिडिक और बेसिक नेचर भी होती है, परंतु उसकी एक्सप्लेनेशन ये आरएनएस कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता। तीसरी बात आती है इट फेल्स टू एक्सप्लेन। यह सिद्धांत असफल होता है द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक NH3, Na2CO3 एट्सेट्रा विच डू नॉट हैव OH इन मॉलिक्यूल टू फर्निश OH- आयंस। देखिए, ये सारे के सारे अपनी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, परंतु कोई भी OH- आयन मॉलिक्यूल्स में नहीं देता है। इस परंतु फिर भी ये क्या है, सब बेसिक है। तो इस बेसिसिटी का जो पता लगाने वाली जो प्रक्रिया है वो आपके आरएनएस कॉन्सेप्ट से नहीं पता लगती है। इसके बाद में इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सर्टेन साल्ट सच एज AlCl3 इन एक्वस सॉल्यूशन। बाद में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस दोनों कॉन्सेप्ट के अंदर यह पता लगेगा कि लोन पेयर के देने से और लोन पेयर के लेने से अम्ल क्रमशः है। जो देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जो लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोन पेयर अम्ल कहलाते हैं। ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में भी आपके ये जो आरएनएस कॉन्सेप्ट है नहीं बता पाया यार। मॉडिफाइड जो आरएनएस कॉन्सेप्ट है वो आप देख ही रहे हैं, ये आपने आपको बता रखा है। देखिए, फर्स्ट ये जो आपके बेसिसिटी है, इसमें देखो कोई भी हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है जो एसिड होते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी और प्रोटोसिटी ऑफ एन एसिड क्या कहलाती है। द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस विच कैन बी फर्निश्ड by one molecule of the acid upon dissociation। तो ये आपका HCl, HNO3, CH3COOH आपके सभी क्या है, ये मोनोट्रोपिक हैं। और इस प्रकार से जिसके अंदर H2 होता है वो आपके डाइट्रोपिक है। H3PO4 आपका ट्राइट्रोपिक है, और ये H3PO3 आपका ये लगने में 2-3 लगता है, परंतु क्या है, ये डाइप्रोटिक है। और H3PO2 की अगर बात करते हैं तो ये मोनोट्रोपिक
प्रोटिक है। इन सब के अंदर क्या होता है, चूँकि ये खाली देखने मात्र से पता नहीं लगता है, हमको ये देखना होता है इसमें कि जो वास्तव में रिएक्शन के अंदर जाकर और कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं, वो ये डिपेंड करता है कि इसकी प्रोटोसिटी क्या है। इसी प्रकार से एसिडिटी और जो हाइड्रोक्सिटी होती है ऑफ ए बेस की क्या कहलाती है, ये भी इसी प्रकार से होती है। जो OH माइनस की जो संख्या वो डोनेट करता है किसी सॉल्यूशन के अंदर या डिसोसिएशन पर करता है, तो वो OH माइनस की संख्या जो होती है उसकी एसिडिटी और हाइड्रोक्सिटी ऑफ ए बेस कहलाती है। और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, सीधी सीधी बात है, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस ऑफ इन आर्नेस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपके कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका रहता है उसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि इसका डिसोसिएशन पावर कितना है। कोई भी एसिड अगर जितना ज़्यादा डिसोशिएट होता है और आसानी से डिसोशिएट होता है तो वो उतना ही प्रबल कहलाता है। और ये कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द एनी एसिड और बेस, ये डिपेंड करती है उसकी H+ और OH- की जो संख्या है, जिन आयनों की संख्या है वो उसकी स्ट्रेंथ को निर्धारित करती है। तो इस बात का बहुत ही आप ध्यानपूर्वक इस बात को रखें। मुख्य बात मैंने क्या बताई, RNS की जो कॉन्सेप्ट था वो सिंपल ये था कि रिवीजन से आप याद रखें। फर्स्ट नंबर की बात है कि RNS का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी H+ जो भी पदार्थ जो कि अम्ल क्या होता है वाटर से मिक्स होकर या इन वाटर बेस क्या देता है, H+ आयन देता है, वो क्या कहलाता है आपका अम्ल कहलाता है। OH- देता है वो आपका बेस कहलाता है। एसिडिटी द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट्स सॉल्यूशन। और इसी प्रकार द हाइड्रोक्सिटी जो आपकी होती है वो OH- आयंस की संख्या होती है। यही आपके एसिड और बेस स्ट्रेंथ को निर्धारित करती है। आपका जब भी Ka निकालेंगे तो Ka जो कि आपका क्या एसिड का निकाला जाता है, इधर देखिए आप, इससे पहले वाले में ये जो आपका Ka निकलता है, ये कॉन्सेप्ट हो गई। Ka की बात होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात देखिए अंदर, ये जो Ka निकला है, आप इसी प्रकार आपको और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये देखिए आपका ये इसमें देखिए अन्य से सिद्धांत के अनुसार अम्लों और क्षारों की सामर्थ्यता। तो ध्यान रखें जैसे किसी एसिड का आप ये प्रबल अम्ल आपका के ये HCl है और दुर्बल आपका अम्ल दिख रहा है साफ साफ आपका एसिटिक एसिड। आप ये पहले से जानते हैं नॉन है, परंतु आपको ये जानना है कि कितना कौन सा प्रबलतम है। तो आप देखिए इसके जब HCl का डिसोसिएशन होता है तो इसके अंदर H+ और Cl- आपका डिसोसिएशन होता है। और ये जो Ka1 का मान जो होता है वो आपके होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता प्लस मल्टीप्लाई बाय ये Cl- की सांद्रता और इसका अपॉन क्या HCl की सांद्रता टोटल। इससे आपका Ka1 का मान निकलता है। और इसी प्रकार आप Ka2 का मान भी निकाल सकते हैं। अब Ka1 का मान हमेशा ज़्यादा पाया जाएगा, इस प्रकार से डिसाइड किया होता है कि HCl ज़्यादा प्रबल है CH3 से बिलो H की तुलना में। ये तो होगी फर्स्ट बात। परंतु अगर इसी प्रकार इसका बेस का भी निकाल सकते हैं। और आप लेकिन अगर जब इसका pKa निकालते हैं या pKb निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जस्ट अपोजिट चीज़ हो जाती है कि अगर pKa का मान ज़्यादा है तो pKa का मान ज़्यादा होगा। जैसे pKa1 और pKa2 की बात आती है तो pKa1 का मान कम होगा pKa2 से, जिससे पता जाता है कि pH का मान जो क्या होता है इसका pKa2 का वो क्या 14 माइनस करके निकाला जाता है। और इस प्रकार से पता लगता है उसका ये जो माइनस करके निकाला जाता है, इससे पता लगता है कि उसका प्रबलतम जो होगा उसका pKa जो होता है वो ज़्यादा होगा, कम होगा सॉरी। और pKa का मान अगर ज़्यादा होता है तो वो क्या दुर्बल अम्ल होगा। तो ये एक जो आपको बताई गई प्रक्रिया है। और जब HCl H+ और OH- की सांद्रता या किसी सॉल्यूशन में इनकी सांद्रता लगभग इक्विवेलेंट होती है या इक्वल होती है और वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, तो इस पर ध्यान रखें। वो उदासीनीकरण जो है अवस्था कहलाती है, जिसमें आपस में उदासीनीकरण करके और ये क्या है उदासीन ऊष्मा भी निकालते हैं। और इस प्रकार जो होते 13.6 किलो कैलोरी उसकी निकलती है। माइनस का साइन वहाँ पे दिखाता है -13.6 किलो कैलोरी। तो वो माइनस का साइन वहाँ क्या दिखाएगा कि वो जो आपकी रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। चलो अब अपन आते हैं ब्रोंस्टेड लोरी के उदाहरण पर। देखो ये सीधी बात RNA से कॉन्सेप्ट की जो लिमिटेशंस हमने बता दी,
ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, पहला आपने आर्हेनियस पढ़ा, दूसरा ब्रोंस्टेड-लोरी। पहले सार कर भी चीज़ सीख लीजिए कि ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कहता है कि जो H+ आयन, या जिसको यहाँ पर क्या प्रोटॉन्स के द्वारा डिफाइन किया गया है कि H+ आयन या प्रोटॉन, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सीधी सीधी बात बोलती है कि जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन लेते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन के अंदर या रासायनिक अभिक्रिया में H+ लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। और इस प्रकार से हम प्रोटॉन देने के और हम प्रोटॉन लेने की जो प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या है कि आपके अम्ल और क्षार की जो ये रिएक्शन होती है, इसमें अगर एक अम्ल और एक बेस रिएक्शन करते हैं तो अम्ल क्या होता है, उसको H+ आयन देता है या प्रोटॉन देता है। इसी प्रकार उस रिएक्शन में ही जो OH- आयन जो क्या सॉरी H+ आयन क्या होता है, बेस के द्वारा लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और उससे पता लगता है कि H+ देना और H+ लेना ये पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, जिसमें अम्ल के द्वारा संयुग्मी में बेस बनते हैं। H+ या प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो बनता है वो क्या कहलाता है, उसका संयुग्मी क्षार कहलाता है। और एक क्षार का H+ लेने के बाद में संयुग्मी अम्ल बनता है, और इस प्रकार एक अम्ल और क्षार के संयुग्मी अम्ल और क्षार का निर्माण इसके अंतर्गत होता है। ब्रोंस्टेड-लोरी प्रोटॉन दाता पाता सिद्धांत, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी भी कहलाती है। 1923 में ये दी गई थी, ब्रोंस्टेड और लोरी के द्वारा दी गई थी, और इसके द्वारा भी सभी अम्लों और क्षारों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अतः इसमें भी कुछ कमियां हैं जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल क्या कहेंगे इसकी, अगर ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन लेता भी है और देता भी है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो वो क्या कहलाता है, आपका उभय प्रोटीनी कहलाता है, एम्फीप्रोटिक कहलाता है। एम्फीप्रोटिक जो प्रबल अम्ल की उपस्थिति में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जबकि प्रबल क्षार की उपस्थिति में प्रोटॉन प्रदान करते हैं, अतः ये एक जल क्या कहलाता है, जल अपने आप में क्या है कि उभय प्रोटीनी विलायक होता है। अब देखिए, जल के अतिरिक्त अन्य किसी उभय प्रोटीनी विलायक में एसिटिक अम्ल का उल्लेख किया जा सकता है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एक अम्ल की भांति व्यवहार करता है, जबकि प्रबल अम्ल की उपस्थिति में उसके व्यवहार क्षारीय हो जाता है। अर्थात ये डिपेंड करता है कि यदि सॉल्यूशन में प्रबल अम्ल उपस्थित है, तो यदि उसके साथ दूसरा अम्ल भी प्रेजेंट होगा और उसकी तुलना में थोड़ा भी वो क्षारीय, वो अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, देखिए आप एक बात निश्चित ध्यान रख लीजिए कि इस ब्रोंस्टेड-लोरी ने सिर्फ एक ही बात बताई कि अभिक्रिया के अंदर H+ त्यागना, प्रोटॉन त्यागना और प्रोटॉन लेना, ये दोनों ही चीज़ होती है। अब इसमें ज़रूर नहीं है आपका बेस हो, अगर प्रबल क्षार है और थोड़ा भी दुर्बलतम उसके दूसरा क्षार अगर है और वो उसमें मौजूद है, तो दुर्बल क्षार क्या अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, और वो आपका जो प्रबल क्षार है क्षार की भांति ही व्यवहार करेगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना। संयुग्मी में अम्ल और वो संयुग्मी क्षार बनाना, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इससे पूछा जा सकता है कि किसका संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या बनेगा। ये देखिए आप, तो ये आपके विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं उनमें बता भी रखा है, अम्ल और क्षार की प्रबलता का वो क्रम भी बता रखा है। पहले आप इंग्लिश मीडियम नोट्स में सब चीज़ कंप्लीट करके चलते हैं। देखिए, ब्रोंस्टेड-लोरी के अंदर आपने ये सब पढ़ी एम्फोफिलिक सॉल्वेंट्स, और ये ठीक है। आपका इसमें देखिए मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसमें दिखा रखे हैं, जिसमें आपका एसिड और बेस जो होता है उसमें कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस ये बनता है, और एसिड और बेस बनने का जो प्रक्रिया है इसके अंदर दर्शाई गई है। इसमें भी आपके Kb और Ka से पता लग जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस क्या है। अब आती है आपकी जो एसिड बेस को चार्ट बता रखा है, जिसमें कॉन्जुगेटेड जो आपका एसिड बेस पेयर क्या है। देखिए आपका ये आपका HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपका है, ये इसके अंदर
I माइनस होता है कॉन्जुगेटेड, इसका बेस है, ठीक है। जो कॉन्जुगेटेड बेस इतना अगर कमज़ोर हो, अगर जितना एसिड दुर्बल होगा उसका कॉन्जुगेटेड बेस उतना ही प्रबल होगा। इसी प्रकार जिसका कॉन्जुगेटेड बेस जितना दुर्बल होगा वो उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है। और आपके एसिड स्ट्रेंथ को भी हमें यहाँ दर्शाया गया है, HClO4, H2SO4, HCl और HNO3, इसका निश्चित क्रम दिखाया गया है, ठीक है। लिमिटेशंस की बात अगर करते हैं तो लिमिटेशंस जो होते हैं, एब्सेंट्स इन टर्म एज एन एसिड और बेस इफ इट रिएक्ट्स विद some other substances, that is if it donates proton to another substances it is an acid, or if it accepts a proton from the other substance that is base। फिर आप कॉन्जुगेटेड एसिड बेस आ गया और आपके इस प्रकार क्या होगा, ये भी आपके लुईस अम्ल और जो क्षार होते हैं उस तरह की कोई व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे लुईस अम्ल का अगले लेसन में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड नाइट।